तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश रघुवंशी और आप हमारे साथ देख रहे हैं कोलारस हलचल। आज रविवार का दिन है और रविवार को हमने एक नया कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है आप सभी दोस्तों के लिए, दर्शकों के लिए, कि आप जब विधानसभा क्षेत्र में किसी भी नेता के बारे में सोचते हैं और उसको विचार करते हैं कि कौन सा नेता कैसा है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि केवल भाषणों से आप सीमित ना रहें, भाषणों तक सीमित ना रहें कि किसी ने मंच पे भाषण दिए और आपको वो नेता अच्छा लगने लगे और उसके विचारों से प्रभावित होकर के आप उसके समर्थन में हो जाएं, उसके समर्थक बन जाएं। हमारी कोशिश है कि आप उसका जीवन परिचय जानें, उसके जो जीवन के अनछुए पहलू हैं उसके बारे में जानें, वो करता क्या है वो जानें, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है अब वो भी समझें। इन सभी बातों को लेकर हमारा एक कार्यक्रम लेकर आए हैं हम कोलास विधानसभा क्षेत्र के उभरते नेताओं के लिए, स्थापित नेताओं के लिए, और कार्यक्रम का नाम है नेताजी। इसी कार्यक्रम के तहत हम आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं कोलारस नगर के जाने माने व्यवसायी संजू गोयल जी से। उन्हीं की जुबानी सुनेंगे उनके जीवन के बारे में। तो संजू भाई, सबसे पहले तो आप दर्शकों को हमारे जो पूरा परिचय है आपका वो परिचय दीजिए। पहले तो मुकेश भैया आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संजीव गोयल, मुझे लोग वैसे प्यार से संजू गोयल के नाम से ज़्यादा जानते हैं। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय सीताराम जी गोयल एडवोकेट रहा है, जो जाने माने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष भी रहे, मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, नागरिक बैंक में भी अपने एक पद पर आसीन रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक में भी सदस्य रहे हैं। काफ़ी पदों पर वो आसीन रहे और अपने पूरे जीवन काल में अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्पित किया। और अभी अंतिम सांस तक अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष हूँ और पार्टी के लिए जो भी बनता है वो काम कर रहे हैं और आगे भी पार्टी के लिए हमेशा जो बनेगा कर गुजरने के लिए वो करते रहेंगे। ये तो आपने बताया, आपने राजनीतिक आपके विरासत जो आपको मिली है उसके बारे में, और अभी आप जो वर्तमान में पद पर हैं, आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त किया? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? जी, मेरी शिक्षा बीकॉम फर्स्ट ईयर रही है। चूँकि कुछ बीच में पारिवारिक मैटर ऐसे आ गए थे जिसको देखते हुए मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर में अपनी शिक्षा को रोक दिया। आगे मैं अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाया। उसके बाद मेरे परिवार में मेरी 2 सिस्टर हैं, दोनों बड़ी हैं, जो कि शिवपुरी दोनों प्रतिष्ठित व्यापारियों के यहाँ ब्याही गई हैं और मैं खुद अकेला हूँ। बाकी मेरा फैमिली बड़ा है। मेरे पिताजी के 6 भाई थे, उनकी फैमिली बड़ी है, मतलब मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है वैसे तो। आपके परिवार के मतलब जो भी 6 अंकल हैं उनका कारोबार कोलारस में फैला हुआ है कहीं बाहर? जी, मेरे बड़े ताऊ जी के जो लड़के हैं वो गुना रहते हैं, निवास करते हैं और गल्ले का बड़ा व्यापार है। वहीं मेरे छोटे ताऊ जी के एक छोटे बेटे भी गुना ही निवास करते हैं। मेरे एक चाचा जी के लड़के भी गुना ही निवास करते हैं, उनका गल्ले की दलाली का काम है। बाकी मेरा कोलारस, मेरे ताऊ जी के लड़के जो हैं वो कोलारस गल्ले का प्रतिष्ठित व्यापार है। बाकी मेरे ताऊ जी चाचा सब लड़कों के अपने अपने व्यापार हैं, प्रतिष्ठान हैं, सोने चांदी के, कपड़े के। जी जी। अच्छा, आपका व्यापार क्या है? आप किस क्या व्यापार करते हैं? मेरा व्यापार मूलतः देखा जाए तो मैं कृषि से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट्स, सबमर्सिबल पंप्स वगैरह, मोनोब्लॉक्स। उसके बाद कितने वर्ष से कर रहे हैं? मैं लगभग 20 साल से इस काम को कर रहा हूँ। 20 साल से जी। तो राजनीति के लिए कब समय निकालते हैं आप? बीच में राजनीति के लिए समय, जब पार्टी के लिए समय देना होता है तो बिल्कुल बीच में अपने व्यापार को मेरे कर्मचारियों के ऊपर छोड़कर बीच में पार्टी के लिए बिल्कुल समय पार्टी आदेश करती है तो आप जी जी बिल्कुल है ना। जी हाँ। तो कितने, आपने बताया कि आप 20 साल से तो व्यवसाय में ही हैं, पिताजी की जाने बाद राजनीतिक विरासत भी आपने संभाली है, तो कितने जो चुनाव हैं वो आपने करा लिए और कितने में सफलता पाई है आपने? देखा जाए तो पूर्ण रूप से मैं 2013 से पूर्ण रूप से सक्रिय हूँ। 2013 का विधानसभा चुनाव देखा, 2018 का उपचुनाव विधानसभा देखा और 2018 में जो विधानसभा हुआ उसको भी देखा। लोकसभा भी देखे हैं, जो लोकसभा हुए हैं 2014, 2019 का जो लोकसभा हुआ उसको भी देखा है। ऐतिहासिक चुनाव था जिसमें ऐतिहासिक ही जीत हुई थी। केपी यादव जी जो हमारे माननीय सांसद जी हैं, उनकी ऐतिहासिक जीत हुई थी। कांग्रेस पर है जी, है ना? जी। चलिए, अब क्या करने का इरादा है राजनीति में? आगे क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य तो मैं कभी ज़्यादा बड़ा रखता नहीं हूँ, क्योंकि जो विचारधाराएँ जो बचपन से मिली हैं
पिताजी के माध्यम से, उन्हीं विचारधाराओं पर चलते हुए आगे आ रहे हैं। बाकी पार्टी जो दायित्व देती है उसको निभाते हैं। ऐसी कोई मूल रूप से ऐसी कोई विचारधाराएं बड़ी नहीं है कि हमको ये मिले, चाहना किसी चीज़ की नहीं है। नहीं, आप मंडल में उपाध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी बड़ी होती है मंडल उपाध्यक्ष की। पार्टी अगर आपको आदेशित करती है क्या विधानसभा चुनाव लड़िए, तो फिर क्या विचार रहेगा मन में आपका? देखिए ऐसा है, अभी इतने बड़े तो व्यक्तित्व नहीं है, बाकी व्यक्तित्व को बनाने वाली भी पार्टी होती है, छोटे से बड़ा करने वाली भी पार्टी होती है और बड़े से छोटा करने वाली भी पार्टी होती है। तो पार्टी जैसा निर्णय लेगी और पार्टी जिस तरह की जिम्मेदारियां देगी, पूर्णतः उस जिम्मेदारियों को पूर्णतः निभाया जाएगा। मतलब पार्टी का आदेश माने? जी बिल्कुल। चलिए, ये तो पार्टी की बात थी। अब अपन व्यवहारिक जीवन में बात करें। व्यवहारिक जीवन में आप देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना करप्शन है, महंगाई है और तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आम जन अपन से रोज़ कुछ ना कुछ बातों को ले नाराज़ भी रहता है, तर्क वितर्क भी करता है। कौन सा ऐसा पहलू है जो आपके दिल को छूता है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, काफ़ी मुद्दे बीच में ऐसे रहते हैं, जैसे अभी प्रेजेंट में जो चुनाव आपके सामने नगरीय निकाय के, जनपद के त्रिस्तरीय चुनाव जो हुए हैं जिला पंचायत के, उसमें भी मुद्दा काफ़ी रहा कि इनडायरेक्टली छोड़कर डायरेक्टली उन चुनावों को किया जाए। क्योंकि क्या होता है, इनडायरेक्टली जो चुनाव होते हैं वो आप और हम अच्छी तरीके से जाते हैं कि उसमें करप्शन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है, काला धन बहुत ज़्यादा। जी। तो ऐसी चीज़ों को इनडायरेक्टली न करते हुए डायरेक्टली गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए इन चीज़ों पर, और संभवतः जनता के बीच में जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए, डायरेक्ट चुनाव होगा। ये मेरी विचारधारा है अपनी। वैसे आमजन में आपको ऐसे नगर पालिका में करप्शन हो रहा है, तहसील में हो रहा है, थानों में हो रहा है, इस तरह के मामले आपके सामने आते हैं? अगर आते हैं तो आप पार्टी के नाते किस तरह से डील करते हैं कार्यकर्ताओं को? देखिए, ऐसे मामले तो करप्शन के हमारे सामने आते नहीं हैं। एक आध दो मुद्दे कभी ऐसे आते हैं तो उनको स्वयं जाके या हमारे से जो बड़े नेता होते हैं उनको अपनी बात रखकर उन कामों को निपटाया जाता है जनता के। आप तो व्यवसायी हैं, आप तो निजी तौर पे भी निपटा लेते होंगे थानों और तहसीलों का? जितना हो सकता है उतनी पूर्णतः कोशिश रहती है निपटाने की, लेकिन ज़रूरत अगर पड़ती है हमारे बड़े प्रतिनिधि जो हैं उनकी, तो उन तक अपनी बात रखी जाती है। कोई ऐसा एक आपको किस्सा याद आता है जो आपके इन प्रतिनिधि रहे हैं, चाहे देवेंद्र जन साहब हों, वीरेंद्र रघुवंशी जी हों, ओम प्रकाश खटीक जी हों, या मैन सिंह यादव जी हों, स्वर्गीय राम सिंह दादा जी हों, कोई ऐसा एक आपको किस्सा याद आता है जो आपके दिल में स्मरण में रह गया हो किसी नेता के साथ? देखिए, मेरा शेयर करें। स्वर्गीय राम सिंह जी दादा जो थे, वो चूँकि उस टाइम कांग्रेस को बिलोंग करते थे, तो ऐसा हमारा कुछ उस दौर में तो उनसे कोई व्यक्तिगत काम पड़ा नहीं। बाकी उनके जो पुत्र हैं श्री महेंद्र सिंह जी यादव, पूर्व विधायक, वो पिछले 2 सालों से 3 सालों से पार्टी में एक्टिव हुए हैं सिंधिया जी के साथ में। तो उनके साथ मिलना जुलना तो है, लेकिन अभी तक ऐसी वर्किंग वाली कोई बात उनके सामने आई नहीं है। हमने हमारी बात ऐसी कोई रखी नहीं है, लेकिन उनके बाई नेचर को देखते हुए अगर बात रखी जाए तो ऐसा नहीं है कि बात को वो कट करें। बात को वो पूर्णतः जहाँ जिस विभाग में या जिस जगह भी कार्य की अगर ऐसी शैली है, उनकी अच्छी शैली है कार्य करने की। अच्छा, वर्तमान विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के बारे में क्या ख्याल है? वर्तमान विधायक जी की शैली तेज़ तर्रार शैली है। कोई किस्सा आपको? मैं वही बताना चाहता हूँ, वर्तमान विधायक जी की तेज़ तर्रार शैली है, वो काम अपना अपने तरीके से करते हैं। हालांकि चूँकि 3.5 वर्ष में मेरा उनसे कभी ऐसा कोई कार्य पड़ा नहीं, और ऐसा कोई व्यक्तिगत कार्य लेके भी नहीं गए। व्यक्तिगत क्या, जनता के बीच में भी ऐसा, चूँकि वो खुद जनता के बीच में रहते हैं और उनके अपने प्रतिनिधि हैं, तो इसलिए हमारे पास ऐसा कोई कार्य अभी तक आया नहीं कि जो उनके पास लेके जाया जा सके। देवेंद्र जन साहब? देवेंद्र जी हमारे नेता थे, और देवेंद्र जी जो पूर्व विधायक जी हमारे पारिवारिक मेंबर हैं, मेरे पिताजी के परम मित्र रहे हैं देखा जाए तो, और हमारा अधिकांश राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो उन्हीं से ज़्यादा विशेष रहता है। लेकिन पिछले 7 सालों में और 2018 का उपचुनाव हारने के बाद राजनीतिक तौर पर ज़्यादा उनकी महत्वाकांक्षा अभी है नहीं, लेकिन लगता है आगामी 2023 के चुनावों में उनका दोबारा से विधानसभा में टिकट का अगर पार्टी उनको देती है तो वो चुनाव पुनः लड़ेंगे, ऐसा लग रहा है। मतलब उनका रोल महत्वपूर्ण होगा 2023 में, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल 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 रहेगा, बिल्कुल रहेगा उनका रोल महत्वपूर्ण। बिल्कुल। तीनों प्रेजेंट वर्तमान विधायक,
दोनों भूतपूर्व विधायक, तीनों विधायकों में से जिसको भी पार्टी टिकट देगी, रोल तीनों का रहेगा। किसी को भी पार्टी जिसको भी नियुक्त करेगी टिकट देकर जनता के बीच जाने के लिए, कुछ भी कर सकते जी बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे को काट करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो विश्व पटल की सबसे बड़ी पार्टी है। और परिवार भी हालांकि बहुत बड़ा है, परिवार में खटपट चलती है, लेकिन परिवार के विवाद परिवार के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते, और उनको सॉल्व भी परिवार के अंदर ही किया जाता है। अच्छा, मैं आपको शॉर्ट में ये 2 लाइन में पूछ लूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दूँ? एक मतदाता के दर्द की दिल की आवाज़ है, क्यों 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 वोट करें? जी देखिए, 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, मैं देख रहा हूँ लगातार 24 घंटे में से 24 घंटे वो वर्क करते हैं। और जो 2014 की अर्थव्यवस्था भारत की थी और जो आज 2022 का दौर है, इन 8 सालों में जो भारत की जीडीपी और जो अर्थव्यवस्था, और पिछले 2 साल जो कोविड रहा, और आज पिछले 6 महीनों से जो दूसरे देशों में युद्ध की स्थिति चल रही है, उसको देखते हुए जो भारत की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत मजबूत है। और मोदी जी जब से आए, देश के आखिरी व्यक्ति के लिए जो करना चाहिए, छत देने के लिए, मकान बनाने के लिए, रोड देने के लिए, जल पानी की व्यवस्था, स्वच्छ पानी, साफ़ सुथरे पानी की व्यवस्था, जितना करना चाहिए उनने किया है। और आगामी भी उनकी जो योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, तो इसको आगे ले जाने के लिए, इसलिए लोग और जो जनता है वो स्वतः ही उनसे जुड़ते हैं और अपना मन बना के वोट भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी अब देश की धड़कन बन चुके हैं? अच्छा, चलिए ठीक है, हमारा आखिरी सवाल है। अब चूँकि आप कोलारस हलचल के एडिटर हैं, कोलारस हलचल ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसके तहत आप सामने बैठे हुए नेताजी नाम से, क्या कहेंगे जनता के लिए संदेश है इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, कोलारस हलचल हमेशा जनता के बीच में एक अलग ही प्रोग्राम लेके आता है। पिछला प्रोग्राम जो शिक्षा के लिए था, शिक्षा में प्रत्येक स्कूल जाकर जो आपने मेहनत की और जो जनता के बीच में लेके गए, प्रचारों को, प्रधान अध्यापकों को, जो स्कूल में चल रहा था बच्चों के प्रति क्या नहीं है, खेल ग्राउंड है या नहीं है, सिसई पर जैसे कब्जा किए होते खेल ग्राउंड पर, वो मुक्त हुआ कोलारस हलचल के माध्यम से। तो योजना है जो आपकी जो प्रोग्रामिंग कोलारस हलचल की जो अपनी लोगों की मिलकर रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। नेताजी के माध्यम से भी एक मैसेज अच्छा जाएगा, अपनी विचारधाराएं जाएंगी, जो लोग पार्टी के लिए कर रहे हैं, जिनको लोग नहीं जानते, आपके माध्यम से उनको जानेंगे। पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं या पार्टी के संगठन में जो कार्य कर रहे हैं, उनको लोग नहीं जानते, वो आपके माध्यम से पहचान पाएंगे कि ये लोग पार्टी में एक संगठन पर, इस पद पर आसीन है और जनता के बीच में है। तो ये पहल बहुत अच्छी पहल है और ऐसी पहल होते भी रहना चाहिए। मैं आगे चाहूँगा कि आपकी ये पहल अलग अलग रूपों में चलती है, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आपने बीच में जैसे कंट्रोल जिसको कहते हैं, लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में जो अन्न बंटता है, वो भी पहल आपने की। ऐसे ही एक बार एक मध्याह्न भोजन की पहल आपको करना चाहिए कि मध्याह्न भोजन कहाँ किस रूप में बट रहा है या नहीं बट रहा, उसको भी एक प्रोग्रामिंग बनाकर जरूर जनता के बीच में लाना चाहिए। जी, धन्यवाद। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे संजीव गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी में मंडल उपाध्यक्ष हैं कोलारस के, और साथ में यहाँ के जाने माने व्यवसायी भी हैं। और आगे जो बताया, जैसा कि उन्होंने, कि उनको विरासत में राजनीति तो मिली है, मगर अभी फ़िलहाल वो केवल पार्टी के आदेश पर ही काम कर रहे हैं और भविष्य की उनकी योजना जो है वो पार्टी के आदेश पर ही निर्भर होगी। फ़िलहाल देखते हैं हम इनकी जो रणनीति है उनको हम लगातार वॉच करेंगे, और विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा हम फिर इनसे आपको रूबरू करवाएंगे। हो सकता है तब तक इनका मन बदल जाए और हो सकता है पार्टी इनको आदेशित कर दे कि आपको जनता के बीच में जाना है सार्वजनिक जीवन जीने के लिए। अब मुझे मेरे साथी कान्हा के साथ आज्ञा दीजिए। हमारे कार्यक्रम नेताजी में नमस्कार।